नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही असाधारण टॉपिक आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए। अब देखिए दोस्तों, मैं जितनी भी वीडियोस आप लोगों के लिए बना दूं इस चैनल पर कहीं ना कोई ऐसी चीज रह ही जाती है जो आपके मन में परेशानी का कारण बनती है। अब जैसे कि मैंने इतनी वीडियोस में आपको बताया है कि अगर एक पैतृक संपत्ति है या फिर अगर एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जिसका आज तक विभाजन नहीं हुआ यानी कि बंटवारा नहीं हुआ, तो क्या बिना बंटवारा किए उस संपत्ति को आगे बेचा जा सकता है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पर आज हम इसे केवल बेचे जाने तक ही लिमिटेड नहीं रखेंगे। आज मैं बताऊंगा कि अगर एक ऐसी संपत्ति जिसका बंटवारा नहीं हुआ, तो क्या उसको आगे गिफ्ट भी किया जा सकता है? क्या उसको आगे वसीयत भी किया जा सकता है? यानी कि कंप्लीट जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी कि अविभाजित संपत्ति को, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को क्या विल वसीयत, गिफ्ट और सेल किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए ये एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दें, अपना कमेंट सेक्शन में लिख दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप जाने कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कौन सी होती है। अब देखिए दोस्तों, पैतृक संपत्ति और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, इनके बीच भी एक डिफरेंस होता है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। जैसे कि पैतृक संपत्ति वो है जो 4 पीढ़ियों पुरानी है, यानी कि आपके पिताजी के बाद आपके दादाजी और आपकी परदादा, इतनी पुरानी वो संपत्ति होनी चाहिए जिसका आज तक बंटवारा ना हुआ हो। केवल तभी वो पैतृक संपत्ति कहलाई जाती है। अब ये 3 पीढ़ियों तक जब नहीं पहुंचती और बिना बंटवारा हुए रहती है, उदाहरण के तौर पर आपके पिताजी ने एक संपत्ति खरीदी थी, आपके पिताजी का देहांत हो गया, या फिर आपके दादाजी ने एक संपत्ति खरीदी थी, आपके दादाजी का देहांत हो गया। अब वो संपत्ति जब तक स्वयं आपके पिताजी और आपके दादाजी के नाम रहेगी तो वह जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मानी जाएगी और यह कंसीडर होगा कि सभी हिस्सेदार, सभी जितने भी लोग उनका हिस्सा वहां पर बनता है, उस संपत्ति को एक साथ इंजॉय कर रहे हैं, उस संपत्ति को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अब अक्सर लोग इसी पैतृक और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। मैंने सबसे पहले ही अब आपको यही चीज क्लियर करी। अब देखिएगा, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के बाद पहला क्वेश्चन आएगा कि क्या अगर एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जिसका बंटवारा नहीं हुआ, तो क्या एक हिस्सेदार जिसका उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सा बनेगा, बिना बंटवारा किए उस अपने हिस्से को विल वसीयत कर सकता है? जी हां, मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं वसीयत करने की। अब देखिए, इस टॉपिक को जानने के लिए आपको पहले सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट देखना पड़ेगा। एक बार मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको यह प्रोविजन पहले क्लियर कर दूं, इसके बाद यह कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सेक्शन 30 बात करता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन, यानी कि वह तरीका, वह संपत्ति जिसको विल वसीयत के माध्यम से दिया जा सकता हो। ध्यान दीजिएगा, अहिंदू यानी एक हिंदू व्यक्ति अपनी संपत्ति डिस्पोज आगे दे सकता है बाय द मेथड ऑफ विल के माध्यम से। कब दे सकता है? अगर वो वहां पर कैपेबल हो उसको देने के लिए। कैपेबल होने का मतलब क्या होता है दोस्तों? उसका उस संपत्ति में हिस्सा बनता हो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके तहत वो दे सकता है। अब देखिए, इंडियन सक्सेशन एक्ट में अगर आप स्पेसिफिकली सेक्शन 63 देखें तो वो बात करता है कि कैसे एक विल वसीयत बनाई जानी चाहिए। अब अगर एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जिसमें आपका हिस्सा बनता है, तो आप समझ सकते हैं कि आप वहां पर कैपेबल हो जाते हैं उस संपत्ति के अंदर वसीयत करने के लिए केवल लिमिटेड अपने हिस्से तक। उदाहरण के तौर पर एक 1000 गज की संपत्ति है जिसमें से 1/3, 1/3 हिस्सा आपका बनता था, तो अगर आप विल वसीयत करेंगे तो केवल अपने 1/3 हिस्से की करेंगे, ना उससे ज्यादा करेंगे।
ऐसी कंडीशन में अगर आप ज्यादा हिस्से की वसीयत करते हैं तो वो वसीयत भी कैंसिल हो जाएगी। और कोशिश करें कि स्पेसिफिकली किसी हिस्से की वसीयत ना करें। जैसे कि फ्रंट साइड आप लिख दे कि फ्रंट साइड मेरा है 1/3, अभी तक तो बंटवारा हुआ ही नहीं, तो कैसे आप फ्रंट अपना बता रहे हैं? ये आपके जाने के बाद क्वेश्चन क्रिएट करेगा और हो सकता है आपकी वसीयत भी कैंसिल करा दे। तो केवल जितना आपका लिमिटेड हिस्सा है उतना ही वसीयत करें और स्पेसिफिकली ना करें। फ्रंट साइड, बैक साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर का, नीचे का, वो जिसको आपका हिस्सा मिला है वो कोर्ट में पार्टीशन का केस डालकर कोर्ट के सामने निर्धारित कर लेगा। यह चीज आपको ध्यान देनी है। सेक्शन 30 हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब देखिए, आप कहेंगे सर आपने तो केवल प्रोविजन बताया, कानून बता दिया, कोई जजमेंट भी तो बताएं तभी तो माने हम। जो बात आप बोल रहे हैं वो 100% सच है। अब देखिएगा दोस्तों, एक बार डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा ताकि केस टाइटल भी मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिएगा, केस टाइटल था हमारा राधम्मा एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस HN मुदु कृष्णा, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर था 7092 ऑफ 2010 और जनवरी 2019 की ये जजमेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले पर ही दिखाकर समझा दूं कि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्धारित किया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनडिवाइडेड हिस्सा जो है किसी का जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर, उसको विल वसीयत के माध्यम से आगे दिया जा सकता है। सेक्शन 30 हिंदू सक्सेशन एक्ट भी यही बात कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, जो चीज मैंने आपको बताई सेम चीज वही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर निर्धारित कर चुके हैं। अब दोस्तों, विल के बाद बात आती है गिफ्ट करने की। क्या एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया जा सकता है बिना बंटवारे के? अब यह क्वेश्चन यहां पर बड़ा इशू क्रिएट करता है दोस्तों। एक बार आप डिस्प्ले पर केस टाइटल ध्यान दीजिएगा, मैं केस टाइटल आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इस कंडीशन में क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल था हमारा यहां पर CN लीलावती वर्सेस M नारायणप्पा, 9 दिसंबर साल 2020 की ये हमारी जजमेंट है। इसका फर्स्ट अपील नंबर है रेगुलर 1905 ऑफ 2005। अब दोस्तों, यहां पर देखने वाली बात है, इसके अंदर एक स्पेसिफिकली मिताक्षरा लॉ, जैसे आपको पता होगा हमारे दो स्कूल ऑफ सक्सेशन है, मिताक्षरा एंड दयाभागा। मिताक्षरा स्कूल ही ज्यादातर राज्यों में प्रैक्टिस किया जाता है। तो मिताक्षरा कानून के तहत क्या बताया गया है वो मैं आपको दिखा दूं। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा मिताक्षरा लॉ कहता है कि यह चीज हर राज्यों में एप्लीकेबल है कि कोई भी कुपासनर, कोई भी एक हिस्सेदार अपने अनडिवाइडेड हिस्से को, जो कुपासनरी प्रॉपर्टी है, वहां पर उसे गिफ्ट नहीं दे सकता। ऐसी कंडीशन में अगर एक वो जो कुपासनरी प्रॉपर्टी है उसको वो आगे गिफ्ट के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो वॉइड माना जाएगा, उसे अवैध माना जाएगा। अगर आप इसे लीगली तौर से गिफ्ट करना चाहते हैं तो सबसे बेटर तरीका है, जितने भी बाकी हिस्सेदार बनते हैं उनसे एक आप NOC ले लें, NOC लेने के बाद गिफ्ट करें ताकि कोई भी दिक्कत यहां पर आप लोगों को ना रहे। अब गिफ्ट करने के बाद आखिर में बात आएगी सेल करने की। क्या एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बिना विभाजन किए आगे बेचा जा सकता है? अब देखिए, यह टॉपिक अगर आप मेरे चैनल से रेगुलर जुड़े रहते हैं तो मैंने कितनी बार डिस्कस किया है, फिर भी मैं डिस्प्ले पर दिखाकर एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा जो केस टाइटल था उसका नाम है रामदास वर्सेस सीताबाई एंड अदर्स। इसका साइटेशन नंबर है SC 0910 और 2009। देखिएगा, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई यहां पर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट नहीं हो सकता जहां पर हम ये कह दें कि अगर एक अनडिवाइडेड हिस्सा है किसी को शेयरर का, एक हिस्सेदार का, उसको आगे नहीं बेचा जा सकता। मतलब कि यह चीज कहीं भी निर्धारित नहीं होती। पर अगर कब्जा लेने की बात है, यानी कि जिस व्यक्ति ने वो संपत्ति खरीदी है उसका संपत्ति पर कब्जा लेने की बात है, वो जब तक खरीदार संपत्ति पर अपना कब्जा नहीं ले सकता, जब तक उस संपत्ति को प्रॉपरली तरीके से बंटवारा ना कर लिया जाए, चाहे वो म्यूटेशन करके आपस में सेटलमेंट करके किया जा रहा है या फिर कोर्ट में केस करके कोर्ट से डिक्री लेकर किया जा रहा है, जब तक ये दोनों सिचुएशन के थ्रू वहां पर बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक संपत्ति का जो नया खरीदार है वो संपत्ति पर आके कब्जा नहीं ले सकता। और यह चीज स्पेसिफिकली कहां पर लागू होती है? ड्वेलिंग हाउसेज में, जहां पर लोग कब्जे में रह रहे होते हैं, उस जमीन पर रह रहे होते हैं। अब दोस्तों, यहां से आपको क्या क्लियर हुआ कि बिना विभाजित हुए भी संपत्ति को बेचा जा सकता है, लीगल है। पर जो संपत्ति को खरीद रहा है, जब तक वो प्रॉपरली तरीके से पार्टीशन नहीं कर ले,
पार्टीशन करने का तरीका मैं दोबारा से बता दूं, या तो वहां पर परिवार के लोगों के साथ म्यूचुअल सेटलमेंट होगा या फिर कोर्ट में एक पार्टीशन सूट डाला जाएगा। तब तक वहां पर यह प्रॉपर पार्टीशन नहीं होगा जब तक वो खरीदार संपत्ति पर आकर कब्जा नहीं ले सकता। यह बात आ गई अविभाजित हिस्से को बेचने की। अब यहां पर मैं आपको एक बड़ी जजमेंट और डिस्कस कर लूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। देखिएगा, यहां पर यह सेल से ही रिलेटेड है, अविभाजित हिस्से को बेचने से रिलेटेड। देखिए, कई बार यह देखा जाता है कि लोग अपना हिस्सा जो उनका अविभाजित है, पारिवारिक संपत्ति है, परिवार के बाहर बेचने चले जाते हैं। अब यहां पर एक बड़ी जजमेंट आई थी साल 2019 में, बाबूराम वर्सेस संतोख सिंह। अब मैं आपको बता दूं कि इस जजमेंट में कहा गया था कि देखिए, अगर क्लास 1 के उत्तराधिकारी हैं, क्लास 1 के उत्तराधिकारी कौन कौन होते हैं, इसके लिए आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 8 देखना होगा। वो बताता है कि अगर एक पिता का देहांत हो गया तो उनके बाद जितने भी उनके बच्चे हैं, अगर बच्चों का देहांत हो गया है तो जो बच्चों के बच्चे हैं, या फिर उनकी माताजी या जिस व्यक्ति का देहांत हुआ है उसकी पत्नी, अगर वो वहां पर जीवित है तो ये सभी लोग क्लास 1 के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। अगर इन सभी लोगों का जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में जैसे ही हिस्सा आएगा तो क्या होगा, ये लोग पहले अपनी उस संपत्ति को बाकी क्लास 1 के उत्तराधिकारियों को ऑफर करेंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो प्रिफेंटियल राइट के बारे में बात करता है, वो कहता है कि पहले इन्हें जो बाकी क्लास 1 के उत्तराधिकारी हैं उनको कहना होगा कि भाई हमारी ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, मैं अपना हिस्सा बाहर बेचने जा रहा था, पहले आप खरीद लो। अगर वो पारिवारिक सदस्य उस हिस्से को खरीदने के लिए मना कर देते हैं, केवल तभी वो हिस्सा परिवार के बाहर जाकर बेचा जा सकता है। अगर पहले ही सीधा बाहर बेच दिया गया तो वो बाकी क्लास 1 के उत्तराधिकारी ये शो करेंगे कि हमें तो आज तक इन्होंने ये ऑफर ही नहीं किया, वरना ये जमीन हम खरीद लेते, और आप लोगों से जो सर्कल रेट है उस अमाउंट में वो बाद में जमीन खरीद लेंगे। क्योंकि ये जो जजमेंट थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, बाबूराम वर्सेस संतोख सिंह, वहां पर भी यही सेम चीज घटित हुई थी। इसीलिए मैं आपको जब समझा रहा था कि अविभाजित संपत्ति को क्या बेचा जा सकता है, मुझे लगा यह महत्वपूर्ण जानकारी भी आप लोगों को देना अनिवार्य हो जाता है। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करा विद रेलिवेंट जजमेंट एंड प्रोविजन, ताकि आपको यह ना लगे जो आपके दीपक सर हैं केवल मुंह से बातें करते हैं। बातें तो मुंह से ही होगी पर रेलिवेंसी के साथ होगी, जजमेंट और कानून के साथ। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी तरफ से की गई रिसर्च ये अच्छी लगी, मेरी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगे, तो केवल छोटा सा अनुरोध मांगता हूं, वीडियो को अभी लाइक कर दें, कमेंट कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर। अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।